नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है वो अंड जनन यानी कि oogenesis पर आधारित है। यानी कि जो नरयुग्मक जनन था, शुक्र जनन, उसके बारे में हमने पढ़ लिया है। आज का हमारा टॉपिक है वो रहेगा कि जो मादा में जो युग्मक निर्माण या अंडाणुओं के बनने की प्रक्रिया है वो किस प्रकार से संपन्न होती है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और ध्यान करते हैं कि अंड जनन है वो कौन कौन सी क्रिया में पूर्ण होता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो अंडाणुओं के बनने की प्रक्रिया होती है उसी को अंड जनन कहते हैं। यानी कि इस प्रकार शुक्राणु बनते थे उसको शुक्र जनन कहा जाता है, उसी प्रकार अंडाणुओं की बनने की क्रिया उसको अंड जनन कहा जाता है। तो जो अंडाशय की जो उपला स्तर की जो कोशिकाएं होती है या पीजीसी कोशिकाएं होती है, जिनको आद्य जनन कोशिकाएं कहा जाता है, ये क्या होती है कि ये कॉर्टेक्स भाग में प्रवेश करती है। कॉर्टेक्स भाग में प्रवेश करने के परिणाम स्वरूप वो अंड जनन की क्रिया शुरू होती है। और यह क्रिया भी 3 चरणों में संपूर्ण होती है। वो तो 4 चरणों में हो रही थी शुक्र जनन। कौन कौन सी? पहले थी गुणन प्रावस्था, दूसरी थी वृद्धि, तीसरी परिपक्वन। यह है वो अंड जनन 3 प्रक्रियाओं में पूर्ण होगा, परंतु वहां पर एक शुक्र कायांतरण था शुक्र जनन के अंतर्गत, वो है वो इसमें नहीं पाया जाता है। यानी कि कायांतरण के अलावा इसमें तीनों अवस्थाएं 1 2 3 अवस्थाएं पाई जाती है। तो हम तीनों का बारी बारी से अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम इनका ग्राफ बनाकर अध्ययन करेंगे, साथ साथ में आप वर्णन समझ जाएंगे। एक साइड में ग्राफ चलेगा, एक साइड में मैं वर्णन करता रहूँगा, तो आपको ठीक से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो एक पीजीसी कोशिकाएं होती है, यानी कि जैसे कि यह एक पीजीसी कोशिका है, ठीक है। यह पीजीसी कोशिका है वो द्विगुणित कोशिका है, ठीक है। तो यह कोई एक पीजीसी कोशिका है वो लगातार समसूत्री विभाजन के द्वारा अनेक उगोनिया कोशिकाओं का निर्माण करता है। यानी कि यहाँ पर समसूत्री विभाजन होते हैं, समसूत्री विभाजन होता है और उसके परिणाम स्वरूप उगोनिया कोशिकाओं का निर्माण होता है। जैसे कि 1 से 2 बनी, द्विगुणित है अभी, ठीक है। उसके बाद एक और समसूत्री विभाजन हुआ, उसके परिणाम स्वरूप 4 बन गए। तो इस प्रकार से है वो उगोनिया कोशिकाएं बनती है। उगोनिया कुटिड है, कुटिड बन रहा है, यानी कि अंडाणु को कुटिड कहा जाता है। कुटिड या ओवन, तो ओवन बन रहा है तो या कुटिड बन रहा है तो उसको उगोनिया कहा जाता है। वहां पर सप्रमेटिड कोशिकाएं बन रही थी जो उनको सप्रमेटोगोनिया कहा जाता था, ठीक है। आप इसी का ध्यान रखें। अभी तक ये द्विगुणित है, यानी कि एक पीजीसी कोशिका है वो लगातार समसूत्री विभाजन के द्वारा कई उगोनिया कोशिकाओं का निर्माण करती है और इसको है वो गुणन प्रावस्था कहा जाता है। गुणन प्रावस्था के अंतर्गत उगोनिया कोशिकाओं का निर्माण होता है। उसके बाद क्या होता है, आती है वृद्धि प्रावस्था। वृद्धि प्रावस्था है वो सबसे लंबी प्रावस्था होती है। अंड जनन की या शुक्र जनन की सबसे लंबी प्रावस्था है वो वृद्धि प्रावस्था ही होती है। किस प्रकार से होती है कि जो उगोनिया कोशिकाएं बनती है उनमें से कोई एक उगोनिया कोशिका है वो अपने आकार को बड़ा कर लेती है। बड़ा कर लेती है तो किस प्रकार से बड़ा होगा, यानी कि यह एक उगोनिया कोशिका है, 3 उगोनिया कोशिकाएं हैं वो या तो पोषण का कार्य करती है या फिर है वो नष्ट हो जाती है, ठीक है। एक उगोनिया कोशिका अपने आकार को बड़ा कर लेती है। अभी तक द्विगुणित या कोई विभाजन नहीं होता है वृद्धि प्रावस्था के अंतर्गत। और जहाँ हमने शुक्र जनन पढ़ा था वहाँ पढ़ा था कि इसमें कोई भी अन्य क्रियाएं नहीं होती है, परंतु अंड जनन के अंतर्गत वृद्धि प्रावस्था में वो 2 क्रियाएं संपन्न होती है। पहली होती है प्रीविटेलोजेनेसिस। प्रीविटेलोजेनेसिस, प्री मतलब पहले, यानी कि प्री कोई भी जहाँ पर प्री लग गया उसका मतलब पहले होगा। तो प्रीविटेलोजेनेसिस इसको हिंदी में कहा जाता है पित्तक जनन पूर्व प्रावस्था। यानी कि जो यह उगोनिया थी उसके अंतर्गत है, अब उसको उसाइट कहा जाएगा। इस उसाइट में है वो पित्तक जनन, पित्तक का संश्लेषण होता है, उससे पहले की प्रावस्था है उसको प्रीविटेलोजेनेसिस कहा जाता है। प्री मतलब पहले की। तो इस दौरान क्या होता है कि जो ओसाइट कोशिका होती है, इस ओसाइट कोशिका के केंद्रक व कोशिका द्रव्य, केंद्रक व कोशिका द्रव्य, इसके केंद्रक व कोशिका द्रव्य में गुणात्मक व मात्रात्मक वृद्धि होती है। गुणात्मक और मात्रात्मक, यानी कि गुण भी बढ़ेंगे और मात्रात्मक यानी कि उसकी मात्रा है वो भी बढ़ जाएगी। तो इस समय क्या होता है कि जो इनके गुणसूत्र होते हैं या इस ओसाइट कोशिका के गुणसूत्र होते हैं, इसको प्राथमिक ओसाइट कहा जाएगा। प्राथमिक ओसाइट कोशिका के जो
गुणसूत्र होते हैं वो लंबे ब्रुश के समान दिखाई देते हैं, यानी कि जो ब्रुश होता है उसके समान दिखाई देते हैं, तो इनको लैंप ब्रुश गुणसूत्र कहा जाता है। लैंप ब्रुश गुणसूत्र, सॉरी कैमरे पे मक्खी आ गई थी, इसको लैंप ब्रुश गुणसूत्र कहा जाएगा। लैंप ब्रुश गुणसूत्र है वो इस अवस्था में है, वो ऊसाइड प्राथमिक ऊसाइड कोशिका के अंदर बन जाते हैं, प्री विटेलोजेनेसिस। ठीक है, उसके बाद आती है विटेलोजेनेसिस। विटेलोजेनेसिस मतलब पित्तक जनन प्रावस्था। इसके अंतर्गत है वो पित्तक का संश्लेषण शुरू होना हो जाता है, और इसमें वो पित्तक के संश्लेषण होंगे वो कुछ पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे कि वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और अन्य हार्मोन वगैरह है वो इस पित्तक में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से बढ़ती प्रावस्था के अंतर्गत है वो एक ऊसाइड कोशिका के अंदर पित्तक का संश्लेषण होता है, जो दो अवस्था में संपन्न होता है, और इसके परिणाम स्वरूप फर्स्ट ऊसाइड कोशिका बनती है, और यह बढ़ती प्रावस्था कहलाती है, जो सबसे लंबी प्रावस्था होती है। ठीक है, उसके बाद आती है परिपक्वन प्रावस्था। परिपक्वन प्रावस्था क्या होता है कि जो प्राथमिक ऊसाइड कोशिका बनती है, ये बढ़ती प्रावस्था के परिणाम स्वरूप इस प्राथमिक ऊसाइड कोशिका में है वो अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन होता है, यानी कि जो प्रथम विभाजन होता है, यहाँ पर दो क्रमागत विभाजन होंगे, प्रथम विभाजन होता है वो अर्धसूत्री प्रकार का होता है। तो क्या होगा, एक कोशिका छोटी बनेगी, उसको बारकाय कहा जाएगा, बारकाय या पोलर बॉडी, पोलर बॉडी कहा जाता है इसको। इस दौरान क्या होता है कि एक कोशिका बड़ी बनेगी, एक छोटी बनेगी, इसको बारकाय कहते हैं। इसकी खोज बारह बेरट्राम ने की थी, बारकाय की खोज पोलर बॉडी की। तो अब यह है वो अगुणित हो जाती है, यानी कि दूसरे विभाजन के परिणाम स्वरूप अगुणित होगी कोशिका, तो उसको द्वितीय ऊसाइड कोशिका कहा जाएगा। द्वितीय ऊसाइड कोशिका कहा जाता है। ठीक है, अब क्या होगा, इस द्वितीय ऊसाइड कोशिका में एक समसूत्री विभाजन होगा, जिसको सेकंड परिपक्वन विभाजन। इस अर्धसूत्री विभाजन को प्राथमिक परिपक्वन विभाजन कहा जाता है, और इस दूसरे समसूत्री विभाजन को है वो सेकंड परिपक्वन विभाजन है वो कहा जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप दो कोशिकाओं का निर्माण होगा, और यह है वो एक ध्रुव का विभाजित होकर एक दो अन्य पोलर बॉडी बनाती है। तो इस प्रकार से तीन तो पोलर बॉडी बन गई और एक अंडाणु बन गई। इस प्रकार से है वो एक अंडजनन की प्रक्रिया है वो तीन चरणों में संपन्न होती है। गुणन प्रावस्था, वर्ती प्रावस्था और परिपक्वन प्रावस्था। आप इसको ग्राफ के आधार पर याद कर सकते हैं, और साथ साथ में आप इनका वर्णन भी कर सकते हैं। वर्णन है वो 5 अंक के पूछा जा सकता है, राजस्थान बोर्ड में अधिकांशतः पूछा जाता है, अंडजनन या शुक्रजनन में से एक पूछा जाएगा। तो यह है वो इस प्रकार से लगभग से सेम सी है, बस आप इनको नाम याद रखें। यहाँ से पुगोमिया आ गया, यहाँ उस साइड आ गया, ठीक है, और वहां पर है वो ये बात आई नहीं बनती थी। एक क्वेश्चन है वो कंपटीशन लेवल में अधिकांश पूछा जा सकता है कि जो अंडोत्सर्ग की प्रावस्था होती है उस दौरान कौन सी अवस्था है उत्सर्जित होती है। तो हम इसको समझते हैं, जैसे कि यह थी फर्स्ट ऊसाइड थी जो बढ़ती प्रावस्था के बाद बनी थी, ठीक है, और इसमें विभाजन होता है, यानी कि अब परिपक्वन प्रावस्था शुरू हो गई, परिपक्वन प्रावस्था। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले एक अर्धसूत्री विभाजन होता है जिसको हमने परिपक्वन फर्स्ट कहा था, ठीक है, और इसमें एक बारकाय बनती है और एक है वो सेकंड ऊसाइड बनती है, ठीक है, यह अगुणित है। तो इस सेकंड ऊसाइड या द्वितीय ऊसाइड जो अवस्था होती है अंडाणु की या अंडजनन के अंतर्गत है, तो वह द्वितीय ऊसाइड अवस्था ही है वो अंडोत्सर्ग के दौरान उत्सर्जित की जाती है, ठीक है, अंडोत्सर्ग के दौरान द्वितीय ऊसाइड अवस्था उत्सर्जित की जाती है। और जो इसके बाद होता है जो समसूत्री विभाजन, जिसके परिणाम स्वरूप एक और बारकाय बनती है और है वो ऊटिड का निर्माण होता है। तो यह जो प्रावस्था होती है या जो सेकंड परिपक्वन विभाजन होता है, इस सेकंड परिपक्वन विभाजन या समसूत्री विभाजन की अवधि है वो निषेचन के दौरान होती है,
यानी कि निषेचन के दौरान है वो सेकेंड ओसाइट अवस्था है वो बाद में ऊतक में बनती है निषेचन के दौरान जब फर्टिलाइजेशन हो रहा होता है तभी। तो यह अवस्था उत्सर्जित होती है अंडोत्सर्ग के दौरान और सेकंड परिपक्व नवनिषेचन के दौरान संपन्न होता है। अब हम बात करें कि जो एक मादा होती है उसका प्रत्येक अंडाशय होती है उसमें अंडाणुओं की संख्या कितनी हो सकती है। तो एक मादा के प्रत्येक अंडाशय में 70 से 80 हजार फर्स्ट oocyte कोशिकाएं पाई जाती है। फर्स्ट oocyte क्यों कहा, क्योंकि इनके विभाजन से वो सेकंड oocyte बनते हैं, ठीक है, और यही है वो उत्सर्जित होते हैं। तो एक परिपक्व ग्रेफियन पुटक या एक ऐसा कहीं जो द्वितीयक oocyte अवस्था होती है उसी को यह वो ग्रेफियन पुटक कहा जाता है। इससे समझना और भी आसान हो जाता है क्योंकि हमने पीछे पढ़ा था जो अंडोत्सर्ग की अवस्था होती है उसमें ग्रेफियन पुटक या परिपक्व ग्रेफियन पुटक या परिपक्व पुटक कोशिका एक ही नाम आता है उसको ग्रेफियन पुटक ही कहेंगे हम, किस प्रकार से समझना चाहें तो ग्रेफियन पुटक उत्सर्जित होता है, ठीक है। और इस ग्रेफियन पुटक की जो गुहा होती है इस ग्रेफियन पुटक की गुहा को है वो एंट्रम कहा जाएगा। पूछा जा सकता है एंट्रम या ग्रेफियन पुटक की गुहा क्या होती है तो उसको एंट्रम कहा जाता है, ठीक है। और इसके चारों तरफ मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा कणिकाएं पाई जाती है, हमने पीछे पढ़ा था मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। और यहाँ पर एक और बता देता हूँ मैं, इसके दो स्तर होती हैं, बाहरी स्तर होता है थिका एक्सटर्ना, थिका एक्सटर्ना, और आंतरिक स्तर होता है थिका इंटरनम या इंटरना, ठीक है। थिका एक्सटर्ना और थिका इंटरना ये तो है ग्रेफियन पुटक या द्वितीयक oocyte अवस्था के, यह एक परिपक्व अंडाणु नहीं होता है। आप ध्यान रखें ग्रेफियन पुटक है वो परिपक्व अंडाणु नहीं होता, यानी कि जो एक अंडाणु होता है परिपक्व उसके जो सत्र होते हैं उसको जोड़ना पड़ेगा सीधा और कोरोना रेडिएटा, उसमें ये दो स्तर पाए जाते हैं, जबकि ग्रेफियन पुटक या द्वितीयक oocyte अवस्था में थिका एक्सटर्नल और थिका इंटरनल पाए जाते हैं। आप इनमें है वो कंफ्यूज ना हो, ये अधिकांशतः पूछे जा सकते हैं राजस्थान बोर्ड के अंतर्गत, ठीक है। तो यह वो एक परिपक्व अंडाणु होता है। अब हम बात करते हैं, हमारा अंडजनन तो कंप्लीट हो गया, अब हम बात करते हैं कि अंडजनन और शुक्रजनन होता है उसमें डिफरेंस या अंतर क्या क्या होते हैं। डिफरेंस की बात करें तो हमने 3 कॉलम बनाई है, एक में इनकी करेक्टर लिए जाएंगे और इधर शुक्रजनन और इधर अंडजनन, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं इनकी शुरुआत की, यानी कि ये कब शुरू होते हैं। तो जो शुक्रजनन होते हैं वो होते हैं यौवनारंभ में प्रारंभ, यानी कि यौवनारंभ यानी कि जब कोई लड़का है वो टीनेज में आता है तब है वो शुक्रजनन प्रारंभ होता है, परंतु अंडजनन की क्रिया वो भ्रूणीय अवस्था में शुरू हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, भ्रूणीय अवस्था में शुरू हो जाती है अंडजनन की प्रक्रिया, ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कायांतरण, यानी कि इनमें शुक्र कायांतरण पाया जाता था, जबकि हमने अभी पढ़ा अंडजनन के अंतर्गत कोई भी कायांतरण नहीं पाया जाता। और नेक्स्ट है ध्रुवकाय, शुक्रजनन के अंतर्गत कोई भी ध्रुवकाय नहीं बनती थी, जबकि अंडजनन के अंतर्गत ध्रुवकाय या पोलर बॉडीज का निर्माण होता था। और नेक्स्ट है पूंछयुक्त, यानी कि गतिशील संरचना होती है नहीं होती। तो शुक्रजनन के अंतर्गत पूंछयुक्त गतिशील संरचना पाई जाती है, जबकि अंडजनन है वो एक गोलाकार या अंडाकार फॉर्म में होते हैं, उनमें अंदर कोई भी गतिशील पूंछ वगैरह वो नहीं पाई जाती। जबकि जो शुक्राणु होती हैं उनमें पूंछयुक्त गतिशील संरचना है वो पाई जाती है। तो ये इस प्रकार से अंडजनन व शुक्रजनन में वो कुछ टॉपिक्स के आधार पर हमने अंतर देखा है। सो गाइस आपको यह क्लास अंडजनन व शुक्रजनन के हमने 2 टॉपिक्स पढ़ लिए थे, एक पिछली क्लास में और इस क्लास में। तो आपको यह क्लास कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और गाइस क्या है कि अभी मेरे प्रैक्टिकल चल रहे हैं, मैं अभी बीएससी फर्स्ट ईयर में हूँ, तो थोड़ा टाइम लग रहा है यार, मुझे खुद का भी काम भी करना पड़ा है और आपके लिए भी कुछ टॉपिक्स तैयार करने पड़ते हैं। तो मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू। और हाँ अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, नोटिफिकेशन बेल को जरूर से ऑन कर लीजिए। धन्यवाद।